तो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये मुद्दा सड़क से लेकर सियासत तक गरमाया हुआ है। आज का मुद्दा में इसी पर होगी बहस। रोहिंग्या मुसलमान, शरणार्थी, आतंकी और बड़ा खतरा। रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार से पलायन किया है। पहली बार म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। सूकी ने देश के नाम संबोधन में रखाइन स्टेट में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा पर सफाई दी है। उन्होंने हिंसा के लिए आतंकी संगठनों को जिम्मेदार बताया है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन का मुद्दा जहां भारत में गरमा रहा है, तो वहीं इसकी तपिश को अब म्यांमार भी महसूस करने लगा है। म्यांमार के रखाइन स्टेट में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बर्बरता, हिंसा और पलायन पर पहली बार म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी ने चुप्पी तोड़ी है। सूकी ने देश के नाम संबोधन में कहा है कि रोहिंग्या के आतंकी गुट हिंसा में शामिल थे और वो लगातार पुलिस चौकियों को निशाना बना रहे थे, जिसकी वजह से रखाइन इलाके में हिंसा भड़की है। 18 days after the delivery of my address at the General Assembly, 3 police outposts were attacked by armed Muslim groups. There were further attacks on 11th October and 12th November, and these clashes resulted in loss of lives, injuries, burning of villages, and the displacement of peoples in the affected areas. Many Muslims fled to Bangladesh. On the 25th of August, 30 police outposts, as well as the regimental headquarters in Dambanza village, were attacked by armed groups. सूकी ने रखाइन में सक्रिय अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी नाम के आतंकी संगठन का जिक्र करते हुए कहा कि इलाके में हिंसा के लिए यही आतंकी संगठन और उनके समर्थक जिम्मेदार हैं। Consequent to these attacks, the government declared the Arakan Rohingya Salvation Army and its supporters responsible for acts of terrorism as a terrorist group in accordance with the Counter-Terrorism Law, Section 6, Subsection 5. नोबेल पुरस्कार विजेता सूकी को रोहिंग्या के मुद्दे पर दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सामने आकर सफाई पेश करनी पड़ रही है। सूकी ने यह भी कहा कि उनका देश इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय छानबीन या समीक्षा से नहीं डरता और वो इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। As a responsible member of the community of nations, Myanmar does not fear international scrutiny and they are committed to a sustainable solution that would lead to peace, stability and development for all communities within that state. दरअसल म्यांमार के रखाइन राज्य में सेना और रोहिंग्या चरमपंथियों के बीच पिछले करीब 1 साल से संघर्ष चला रहा है। इस हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन म्यांमार सरकार पर रोहिंग्या पर अत्याचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असली समस्या हिंसा के बाद पैदा हुए पलायन की समस्या की है, जिसने भारत समेत बांग्लादेश और थाईलैंड को चिंता में डाल रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब। साथ ही साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला और विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी। साथ ही साथ धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास साहब भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दहलवी साहब आपसे समझना चाहूँगा, केंद्र सरकार का हलफनामा और आज आंग सान सूकी की स्पष्टता, किस तरीके से आप देखेंगे रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मैं मुसलमान ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता जी। रोहिंग्या एक मुद्दा है, एक परेशानी है। इस पे सबसे अहम तरीन रिपोर्ट कोफी अन्नान की है। संक्षेप में, चूँकि मुझसे सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे नज़दीक देश की सुरक्षा जो है वो सबसे अहम होगी, तो उसी के मैं बात करूँगा। कोफी अन्नान की रिपोर्ट, और आपको मालूम है कि रोहिंग्या अब से नहीं बल्कि 200 साल से ज़्यादा वहाँ रह रहे हैं और ये वहाँ जिस राजा की हिमायत में गए थे वो राजा कोई बुद्धिस्ट राजा नहीं था, बल्कि कन्वर्टेड राजा था जिसकी हिमायत में ये मुसलमान वहाँ जाके बस गए थे। सदियों तक इनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब तक आंग सान सूची जो जेल में नहीं तब भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। जो वहाँ के डिक्टेटर थे उनके साथ इनका झगड़े शुरू हुए। हमारा कहना यह है कि रोहिंग्याज के साथ वही मामला किया जाए जो कोफी अन्नान की रिपोर्ट आई। यूनाइटेड नेशन लगातार कह रहा है कि इनके साथ आप मानव तरीके से बात करें। जहाँ तक देश के हलफनामे की तो बात क्या मानवता की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे देश की जिम्मेदारी है? हम जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसके नाम पर आंतरिक सुरक्षा बिल्कुल नहीं, पर सवाल खड़ा किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कहना यह है कि विश्व को इस बात को समझना चाहिए और मुस्लिम देशों को, मुस्लिम संगठनों को भी इस बात को मानना चाहिए कि आसियान के अंदर 3 मुस्लिम देश हैं जी, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई। उन्होंने म्यांमार पे अब तक क्यों दबाव नहीं बनाया?
दूसरी चीज़, चाइना और पाकिस्तान के इतने घनिष्ठ संबंध हैं, क्यों चाइना के जरिए जो है म्यांमार पर दबाव नहीं बनाया गया? ठीक है। अब जब तक हम बात करते हैं पलायन की, सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के बाद मलेशिया और उसके बाद हमारे यहाँ ये लोग पहुंचे हैं। लेकिन मगर यहाँ भी हमारे यहाँ परेशानी है कि रोहिंग्याज को खाली मुसलमान की नियत से देखा जा रहा है। हमारा कहना है मानव अधिकार UNHRC के मुताबिक। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, क्या वाकई रोहिंग्या शरणार्थियों पर, दहलवी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान के तौर पर आप मत देखिए, हम शरणार्थी कह लेते हैं, क्या रोहिंग्या पर वो मानवता का फॉर्मूला लागू होता है वाकई, खासकर तब जबकि इंटरनल सोर्सेज से, खुफिया सूत्रों से इस तरीके की तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं जो सवाल खड़ा करती हैं सुरक्षा पर? प्रेम शुक्ला साहब। नहीं, शरणार्थी शब्द से ज्यादा उनको घुसपैठिया शब्द कह सकते, क्योंकि अधिकांश जो हैं वो इलीगल तरीके से आए हैं। उसमें एक बड़े हाँ, अधिकांश उनको शरणार्थी कहने की तुलना में अनुराग जी घुसपैठिया शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और उसमें घुसपैठियों में भी एक बड़ा तबका जो है वो आतंकवादी संगठनों से संबंध उनके पाए गए हैं, IC से संबंध पाए गए हैं, ISI से संबंध पाए। भी कल ही जो है एक इस तरह का व्यक्ति पकड़ा गया है जो अलकायदा से संबंधित रहा है और जो रोहिंग्या मुसलमानों को दुरुपयोग करके आतंकवाद की घटना में उनका दुरुपयोग करना चाहता है, और उसके बारे में इनपुट जुलाई महीने में ही आ गई थी जी। वो कल जाकर गिरफ्तार हुआ है और उसको बांग्लादेश में भी उसका इस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। तो जब किसी भी घुसपैठिए को आतंकवादी जो है संगठनों से उनकी संलिप्तता पाई जाए और जब कोई आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, तो हम उनके लिए अधिकतम यही कर सकते हैं कि म्यांमार सरकार उनको जो है रोहिंग्या पर किसी तरह का प्रोसिक्यूशन नहीं करे, उनका उत्पीड़न नहीं करे, उनको साथ रखे। बांग्लादेश में भी जो शरणार्थी है उनके लिए भारत सरकार सहयोग करने के लिए तैयार, लेकिन अगर वो वहां से छोड़कर आना चाहते हैं और भारत में रहना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? खतरे में डालकर घुसपैठियों को संरक्षण दें। क्या वो 40,000 रोहिंग्या जो भारत में रह रहे हैं वो सारे शक के घेरे में हैं? उनकी तुलना की जाती है। प्रेम शुक्ला साहब, वो 40,000 रोहिंग्या जो भारत में रह रहे हैं, क्या वो सारे के सारे शक के घेरे में डालना चाहेगा? नहीं, उसमें से अधिकांश शक के घेरे में है। अब उसमें से नहीं, अब उसमें संदिग्ध कौन है, असंदिग्ध कौन है, ये क्लासिफाई करना बहुत कठिन है। आपको पता होगा लंदन में जिस तरह से ट्यूब ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, सीरियन रिफ्यूजीज ने किया। अब उसमें सारे सीरियन रिफ्यूजीज आतंकवादी नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ आतंकवादी हैं, इसलिए यूरोप के कान खड़े हो गए हैं। हम अपने लिए खतरा क्यों मोल लें? हम अपने मानवता के नाम पर मानवता को प्रश्रय देने का कार्य क्यों करें? हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में क्यों डालें? हम उनको जो है बाइज्जत। प्रेम शुक्ला साहब, दहलवी साहब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। दहलवी साहब देखिए, मैं बिल्कुल, जहां तक प्रेम शुक्ला जी की ये बात है, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी मैटर है, इसमें कहीं पे कोई मतभेद नहीं है। हमारा कहना है कि ये लोग पिछले 8 साल में पहुंचे, 2014 के बाद इनकी तादाद लगी बढ़ी, और घुसपैठिया कह के जो शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी एक इल्ज़ाम है। म्यांमार और भारत का बॉर्डर दुनिया में सबसे लंबा बॉर्डर माना जाता है। लगातार ये लोग आए, मणिपुर के जरिए आए, भारत में पहुंचे, लेकिन वैध तरीके से तो नहीं आए ना, इनके पास वैध दस्तावेज तो नहीं। अब मैं वही कर, सदन पटन के अंदर राजनाथ सिंह साहब का बयान था पिछले पदन में, 16,800 वो लोग हैं जिनको UNHRC यानी सर्टिफिकेट मिला है, जिनको सर्टिफिकेट मिला। इनके अंदर जो है सिर्फ ऐसे लोगों की तादाद 1382 है जो 16 साल से लेके 25 साल तक है। और एक अंतिम बात, प्रेम शुक्ला जी मेरे बड़े अच्छे, मैं समझता हूँ, ज्ञाता और भारतीय। दहलवी साहब, 40,000 लोग रह रहे हैं, 16,000 के पास अगर UNHRC का सर्टिफिकेट भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 40,000 की 40,000 को मानेंगे, हरी झंडी देंगे। आप सरकार की बात मानेंगे, UNHRC सदन पटल के अंदर राजनाथ सिंह साहब का बयान है, मुझे पता 16,800। और दूसरा, जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, इसी मुल्क के अंदर 10,000 तमिलों को हमने रखा था और शक की बुनियाद यहां तक पहुंच गई थी कि उन रिफ्यूजीज में कुछ लोगों ने निकल के भारत के प्रधानमंत्री की हत्या तक की थी। हमारा कहना है राष्ट्र की सुरक्षा पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, परंतु किसी भी समुदाय को खाली इसलिए कि वो एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखता है उसको दोबारा हवाले करना, इसका मैं हिमायत नहीं करता। डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर, और क्या वाकई दुविधा की स्थिति है या कोई ऐसा स्टैंड है जिसको आप सीधे तौर पर समझा सकें? नहीं, मौलाना साहब बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा। डॉक्टर अजय कुमार, एक अनुराग जी, 10 सेकंड मुझे लगता है अनुराग जी फिर से ठीक ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए। डॉक्टर अजय कुमार, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या उस स्टैंड में राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले है?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख बात तो राष्ट्रीय सुरक्षा है, और दो विशेष बातें इसमें हैं। पहले तो देखिए, इस देश, भारत देश एक महान देश है। हमेशा हमने जो है तिब्बत से लेकर, तिब्बत में जो शरणार्थी जो आए थे, चीन से भाग कर, तिब्बत से भाग करके भारत आए थे, दलाई लामा जी और सब लोग, भारत ने शरण दिया था। उसी तरह से श्रीलंका में जिस तरह से तमिल समाज के लोगों को जो है प्रताड़ित की जा रही थी, तो वो लोग जो है तमिलनाडु में आकर बसे थे। रोहिंग्या जो संख्या 40,000 है। सरकार का कहना है कि उसमें से कुछ लोग जो है आतंकवादी संगठन से उनके संबंध है। हमारा ये कहना है कि सरकार को जरूर उनकी शिनाख्त करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि सरकार को, डॉक्टर अजय कुमार, आप झारखंड से आते हैं, खुद आईपीएस अफसर रह चुके हैं, इंटरनल सिक्योरिटी कितनी बड़ी चुनौती है भारत में आप बेहतर तरीके से समझते हैं। आपका एक लंबा अनुभव भी ऑफिसर के तौर पर, क्या आपको लगता है कि इतना आसान हो सकता है? फिर से बोलिए अनुराग जी, सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर अजय कुमार, आप तो खुद आईपीएस अफसर रह चुके हैं साहब, आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करते रहिएगा, लंबा समय लगता रहेगा इसमें? आप नहीं जानते हैं क्या इस बात को बेहतर तरीके से? देखिए अनुराग जी, 40,000 लोग में से, देखिए पहली बात यह है कि 40,000 मान लीजिएगा कि देश के अलग अलग शहर में बसे हुए हैं, तो उनका तो एक तो आइडेंटिफिकेशन सभी 40,000 की होने की आवश्यकता है तुरंत जी, क्योंकि एक बार शिनाख्त होने के बाद ये जो है फिर आसान हो जाएगी। नहीं तो अगर आप उनको वापस भी भेजेंगे तो आप बिना शिनाख्त किए हुए कैसे वापस भेजेंगे? तो पहले तो उनका शिनाख्त करना जो है अति आवश्यक है। उसके बाद जो है सभी को जो एक जगह पर एक जगह पर रखने की आवश्यकता है, ताकि उनके मूवमेंट के ऊपर आप निगरानी रख सकते हैं। अगर आप जो है, तो अगर आप उनको वापस म्यांमार भी भेजने की जो है आप योजना बना रहे हैं, तो पहले तो उनकी सभी लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए ना। ठीक है, क्या वो शिनाख्त करने की कभी कोशिश की गई? डॉक्टर अजय कुमार, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक दिन में रोहिंग्या यहाँ पर आकर बस गए, 2012 से पहले से लगातार खबरें आती रही हैं। क्या इस तरीके के प्रयास कभी सरकार के स्तर पर हुए हैं? क्या आप जब सत्ता में थे तो आपने कभी ये समझने की कोशिश की? अनुराग जी, पहली बात क्या है कि आप अनुराग जी पहले सुन लीजिए। अगर सरकार आज कह रही है, और बांग्लादेश के दबाव के चलते हुए या किसी और के दबाव के चलते हुए सरकार की और भारत सरकार के ऊपर अलग अलग जिम्मेवारी है। एक तो जो है पड़ोसी देश के साथ संबंध रखना भी अति आवश्यक है। तो भारत सरकार को अगर रोहिंग्या के शरणार्थी को जो है वापस म्यांमार भेजना है, तो एक तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसी तरह का जो वहां पर उनके ऊपर किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। तो ये देश की जो है, क्योंकि अगर आप 40,000 व्यक्ति को, शरणार्थी को वापस भेज रहे हैं, आपने बैंकॉक में 2001 में जो साइन किया था, एक समझौता साइन किया था, तो आप किसी को तो जबरदस्ती तो नहीं भेज सकते। जो 40,000 वहां पर भेज करके मान लीजिए उनकी कत्ल हो जाती है, तो भारत को जो है म्यांमार के ऊपर दबाव डाल करके ये सुनिश्चित करना कि डॉक्टर अजय कुमार, आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयानों से ही आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता रहा है? लगातार सवाल खड़ा होता रहा है। जब तक इस देश में अली कुली बंगाली रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है। ये आपके तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष का बयान था, जो बताता है कि शरणार्थियों की समस्या को लेकर किस तरीके की गंभीरता रही है। माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहे हैं। लेकिन इससे पहले कल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रोहिंग्या को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। देश में इस वक्त 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का देश में रहना सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी गुटों से रिश्ते भी हो सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के तार आईएसआई और आईएसआई से भी जुड़े होने की खबरें हैं। रोहिंग्या मुसलमानों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से 16 पन्नों के हलफनामे में साफ कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से जो मुख्य दलीलें दी गई हैं, सबसे पहले उन पर गौर कीजिए। रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार से भारत में गैर कानूनी तौर पर घुसे हैं, लिहाजा वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का यहाँ रहना देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। रोहिंग्या मुसलमान और आतंकी संगठनों की करीबी चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी कनेक्शन पर हलफनामा दिए जाने पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। रोहिंग्या पर सियासत दो धड़ों में बंट गई है।
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं। जाहिर है केंद्र के तेवर नरम नहीं हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की तकदीर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में 3 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में हो सकता है। सरकार ने हलफनामे में साफ तौर पर कहा है कि रोहिंग्या मुस्लिम उन संवैधानिक अधिकारों की दुहाई नहीं दे सकते जो इस देश के नागरिकों को हासिल है। साथ ही ये भी दोहराया है कि उनको वापस भेजने का फैसला सरकार का नीतिगत मसला है और अदालत को इसमें कोई भी दखल देने से बचना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो हिंदुस्तान में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के इस मुद्दे पर हमारी चर्चा जो है वो लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास जुड़े हैं लखनऊ से, और इसके अलावा हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं वीएचपी से। विजय शंकर तिवारी जी, सवाल यहाँ पर ये कि लगातार रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर चर्चा जो है वो हो रही है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में बाहर से आए हिंदुओं को नागरिकता देने पर बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, तो फिर रोहिंग्या मुसलमानों को वो नागरिकता देने पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? देखो, एक बात समझने की है। पहले तो भारत सरकार ने रोहिंग्यास को बाहर निकालने का, नहीं रखने का जो निर्णय किया है वो सारा देश स्वागत कर रहा है और मैं भी स्वागत कर रहा हूँ जी। दूसरी बात, जो आपने विषय उठाया है हिंदुओं का, तो इस देश में हिंदू संकट नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि म्यांमार से ये जो लोग निकाले जा रहे हैं या भाग के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए जी। एक मिनट। जब ये संकट कर देंगे तब मानोगे क्या आप? यानी जब कोई हत्याएं जब शुरू हो जाएंगी देश में व्यापक परिमाण पर, तब मानोगे आप? एक बात समझिए कि म्यांमार से जब निकाले जा रहे हैं, कोई भी देश अपनी शांतिप्रिय जनता का, वहाँ के सामाजिक सद्भाव में और अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाली जनता को निकालता नहीं है, न वहाँ से कोई निकलता है। जब वहाँ से निकल रहे हैं और निकाला जा रहा है तो इसके पीछे गंभीर संकट है जो सारी दुनिया जानती है। लेकिन हमारा किस तरीके का स्टैंड है विजय शंकर जी, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। मौजूदा सरकार एक कानून ला रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 है। उसके मुताबिक वो विधेयक ये कहता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे जैन, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई, वो तमाम लोग जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, सिर्फ एक मजहब को छोड़कर। तो अगर सवाल पूछा जाए तो वो सवाल क्यों ना पूछा जाए? बिल्कुल, हाँ, नहीं बिल्कुल पूछिए, मैं बताता हूं। तो ये जो म्यांमार के लोग हैं, जो ये मुस्लिम लोग हैं, ये चले जाएं, सूडान चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। जैसे हम अपने हिंदुओं को और इस देश की शांतिप्रिय जनता को यहाँ रखने की बात कर रहे हैं। सैफ अब्बास साहब, भेज दीजिए। सैफ अब्बास साहब, क्या आपको लगता है विजय शंकर जी जो कह रहे हैं इस तर्क में दम है, क्योंकि देश के लिए सुरक्षा सबसे पहले है, और अब तो आंग सांग सूची भी कह रही है कि वहां पर स्वागत है उनका? अजय जी, हमारी बात पूरी नहीं हुई जी, कहिए विजय शंकर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो ये कह रहे हैं, हाँ अजय जी, लेकिन इस देश में जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं? जो आतंकवादी के मरने पर शर्मिंदा होते हैं, जो लोग सेना को बलात्कारी बोलते हैं जी, जो लोग यहाँ पर इस प्रकार का दंगा फैलाते हैं, वो लोग इनको यहाँ रोकने की वकालत कर रहे हैं। सैफ अब्बास साहब, मौलाना अब्बास साहब, देश के लिए सुरक्षा पहले। जी, मैं बोलने जा रहा हूँ। पहले सब बिल्कुल सही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देश के लिए सुरक्षा है। देश की सुरक्षा से कोई भी भारतीय कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि जिस तरीके से अभी बिल की बात हो रही थी 2016 की, आप सबको नेशनलिटी दे देंगे, मुसलमानों को क्यों नहीं? हमारे तिवारी साहब जो बता रहे थे कि सूडान चले जाएं, तो ये देश किसका है? क्या ये देश बताते हिंदुओं का है? इसमें मुसलमानों की गुंजाइश नहीं है। ये देश बौद्ध का है, इसमें मुसलमानों की गुंजाइश नहीं है। जितना हिंदू का है देश, उतना ही मुसलमान का भी देश है। लोगों का है, हर जो शांति व्यवस्था कायम करते हैं उनका है। बौद्ध को, सिख को, ईसाई को,
लेकिन इन सब के बीच में प्रेम शुक्ला साहब एक सवाल आपसे मतलब सरकार से मैं आंकड़े पढ़ रहा था 2014 से 2016 के बीच में इस देश में 40,000 ऐसे विदेशी थे जो तय सीमा से ज्यादा रह रहे थे और आप जानकर हैरान हो जाएंगे उनमें से कितने लोगों को वापस भेज पाई सरकार 6,765 महज 15%। कैसे आप कह रहे हैं कि हम 40,000 रोहिंग्या को वापस भेज देंगे और कैसे ये संभव हो पाएगा? 3 साल का रिकॉर्ड ये है कि केवल 15% लोगों को वापस भेज पाए, डिपोर्ट कर पाए। ये सरकारी आंकड़े। प्रेम शुक्ला जी। जी उस प्रक्रिया में हमको तेजी लानी पड़ेगी। और ये जो आंकड़े जो आप बता रहे हैं उसमें से आतंकी तत्वों से मिले हुए कितने लोग हैं जी, क्योंकि जब आंतरिक सुरक्षा का मामला है, जैसे अजय जी ने कहा, उनकी शिनाख्त की जाए और शिनाख्त करके जो आतंकी तत्वों से मिले हुए लोग हैं और एक विशेष करके रोहिंग्या समुदाय के लोग जो वहां पर म्यांमार में आतंकवाद के कारण ही उनका प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ है। जैसे आपने एक मुद्दा उठाया अभी, आदरणीय विजय शंकर जी से पूछा कि बौद्धों को, जैनों को जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जो आए हैं हिंदू, उनको और आप रोहिंग्या मुसलमानों को एक ही तराजू पर तौल रहे हैं जी। बौद्धों, जैनों, सिखों और हिंदुओं का अफगानिस्तान या पाकिस्तान में आतंकवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब ये स्टैंड में कहीं अंतर है। आतंकवाद के शिकार मैं आता हूं आपके पास। रोहिंग्या मुसलमान प्रेम शुक्ला साहब आपकी पार्टी के स्टैंड में कहीं ना कहीं अंतर है। जम्मू में प्रेम शुक्ला साहब 1992 राज्यसभा का प्रश्नकाल सुषमा स्वराज मौजूदा विदेश मंत्री उन्होंने जो सवाल किया था वो चकमा शरणार्थियों को लेकर किया था और उन्होंने चिंता जताई थी। जो बात कही थी वो मैं दोहरा देता हूँ, राज्यसभा में जो बात कही थी वो मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम भी नहीं चाहेंगे कि जब तक उनकी जान मान की रक्षा की गारंटी बांग्लादेश में नहीं हो जाती है तब तक उन्हें वापस भेजा जाए। ये चकमा के संदर्भ में सुषमा स्वराज ने 1992 में कहा था राज्यसभा में। आज रोहिंग्या के लिए अलग स्टैंड क्यों? अजय तो बातें मैं कहूंगा, फिर शुक्ला जी इस पर जवाब दे दें। पहली चीज तो विजय शंकर जी जिस संगठन से आते हैं उनका ये पूरा अधिकार है कि वो हिंदुओं की बात करें। अब इसका नहीं, शुक्ला जी आप सुन लीजिए, दहलवी साहब कुछ कह रहे हैं। नहीं, शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, दहलवी साहब की बात फिर कहिएगा। नहीं, शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिएगा। साहब जरा मुझे जवाब दे दीजिएगा। मेरा कहना ये है, मेरा कहना रखिएगा। नहीं जी कहें नहीं कहिए शुक्ला जी। मेरा प्रश्न मेरा उत्तर सुन लो, उसके बाद आप प्रश्न पूछे। अनुराग जी कहिए शुक्ला जी। मैं आता हूं अजय जी आपके पास। शरणार्थी जो है वहां से उत्पीड़ित है, वहां से वो भगाए गए हैं। रोहिंग्या मुसलमान उत्पीड़ित नहीं है, बल्कि उनका आतंकवादी संगठनों से संबंध सिद्ध हुआ है। वो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त पाए गए हैं। म्यांमार में बौद्धों के नरसंहार में संलिप्त पाए गए। शुक्ला जी, अगर वाकई आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं तो फिर क्यों उनकी मदद क्यों करवा रहे हैं? आप उनको राहत सामग्री क्यों पहुंचा रहे हैं? उस पर भी आप देखिए क्यों पहुंचा रहे हैं? अगर मान लीजिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं तो फिर मदद करने का क्या मतलब है? नहीं, इसमें एक अजय जी, मैं अजय आपने अपनी बात रखी, सुन लीजिए। दहलवी साहब कुछ कह रहे हैं, शुक्ला जी सुन लीजिए, बात कर दीजिए। दहलवी साहब कहें आप। शुक्ला जी, मेरा कहना ये है, जैसा कि शंकर तिवारी जी ने कहा, और सरकार जो बिल जो लेके आ रही है उसमें सरकार ने कहा कि भाई हम लोग मुसलमानों के अलावा सबको भारत के अंदर सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन ये बात मालूम होनी चाहिए कि आंसू आसाम स्टूडेंट यूनियन ने कहा है कि 56 लाख बांग्लादेशी हिंदुओं को किसी भी सूरत के अंदर आसाम के अंदर हम सिटीजनशिप नहीं लेने देंगे, क्योंकि इससे आसामी अस्मिता मर रही है। कल किरण रिजिजू ने कहा कि चकमा शरणार्थियों को अगर आप यहां पर सिटीजनशिप देते हैं तो अरुणाचल के साथ में किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हिंदुस्तान में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर पाकिस्तान जो है वो नापाक नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। तो खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को जम्मू के रोहिंग्या को अपने संगठन में भर्ती करने को कहा है, ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। वहीं रोहिंग्या मुद्दे पर जैश के आका ने एक बार फिर से जहर उगला है। रोहिंग्या मुसलमानों के मसले पर जैश के आका के अंदर का आतंकवादी फिर जाग गया है। जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर म्यांमार से बेदखल किए गए रोहिंग्या पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है और इसी के साथ उसने दहशतगर्दी का जाल बिछाना भी शुरू कर दिया है। जैश की एक रैली में मसूद ने जहर उगला और अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन को शेर कहा। दुनिया के सभी मुस्लिमों को एक साथ आना चाहिए, हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। ओसामा बिन लादेन एक शेर था जो लोगों की मदद के लिए आगे आया। बिन लादेन एक बहादुर और निडर इंसान था जिसने दुनिया के साम्राज्यवाद को चुनौती दी। वहीं विराट हु
सिर्फ निहत्थे लोगों पर जुर्म कर रहा है। इससे पहले जमात उद दावा का आका और हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद भी भड़काऊ बयान देता आया है और अब इसी साजिश के पर्दे खुलने लगी। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा को रोहिंग्या मुसलमानों की युवा पीढ़ी को गुमराह करके अपने संगठन में भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। कुछ दिन पहले ही लश्कर के 2 ऑपरेटिव शाहिद महमूद और नदीम अवान बांग्लादेश बॉर्डर गए थे ताकि रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी ट्रेनिंग देकर उनका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं पाकिस्तान के आतंकी संगठन हुजी-ए का सरगना अब्बुस कद्दूस बर्मी भी रोहिंग्या मूल का है और उसके लश्कर सरगना हाफिज सईद से करीबी रिश्ते हैं। वो रोहिंग्या मुसलमानों की हालत का फायदा उठाकर आतंकवाद को हवा देने की फिराक में है। इन लोगों का रेडिकलाइजेशन पहले से ही हो चुका है। ये बांग्लादेश में रेडिकलाइज करके यहाँ पर भेजे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है आईएसआई की, पाकिस्तान के आईएसआई की, जिसके तहत इनको हिंदुस्तान के अंदर बसाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि किन किन इलाकों में बसाया जा रहा है, वो सारे सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पे इनको बसाया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में पकड़े गए अलकायदा के आतंकी शमीउर रहमान ने खुलासा किया कि कैसे उसे प्लान रोहिंग्या के तहत भारत भेजा गया। आतंकी शमीउर रहमान ब्रिटिश नागरिक है जो अलकायदा का एक्टिव आतंकी है। ये आतंकी सीरिया में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। लंबे वक्त तक ये सीरिया में अलकायदा की तरफ से लड़ाई लड़ चुका है। हिंदुस्तान में इस आतंकी का मकसद रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी नेटवर्क में शामिल करना था और म्यांमार में सेना से लड़ने के लिए आतंकी तैयार करने की जिम्मेदारी भी इसके पास थी। साफ है कि कैसे रोहिंग्या मुसलमानों को सरहद पार बैठे आतंक के आका अपने खूनी मंसूबों का मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जहां रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, वहीं जांच एजेंसियां इस कोशिश में लगी हैं कि किसी भी तरह आईएसआई और लश्कर अपने इस प्लान में सफल ना हो सके जिसमें वो रोहिंग्या का इस्तेमाल आतंकियों के तौर पर करना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान नजरें गड़ाए बैठा है रोहिंग्या मुस्लिमों पर। मौलाना सैफ अब्बास साहब, एक छोटा सा जवाब, क्या वाकई आतंकी कनेक्शन है रोहिंग्या मुस्लिम्स का या फिर सिर्फ इस पर राजनीति करने की कोशिश हो रही है? देखिए बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि इस वक्त जो दहशतगर्द के ग्रुप हैं वो ऐसे लोगों को कैप्चर कर रहे हैं जो टूटे हुए उनको पैसा देकर। ये बात फैक्ट है। रोहिंग्या वाले उनसे अटैच हो सकते हैं लश्कर-ए-तैयबा से। डॉक्टर अजय, बहुत संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड डॉक्टर अजय, बहुत संक्षेप में। लेकिन एक सेकंड देखिए अनुराग जी, पहली बात यह है कि जितने भी रोहिंग्या शरणार्थी हैं, अगर जम्मू कश्मीर उस जैसे ऐसे सेंसिटिव इलाके में, वहां से उनको शिनाख्त करके आपको तुरंत हटाने की आवश्यकता है। बिल्कुल हटाना चाहिए। शिनाख्त करके और फिर म्यांमार के ऊपर दबाव डाल के उनको वापस भेजना जो है देश की जिम्मेदारी होगी। और जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि देखिए, पहला कदम शिनाख्त करना, दूसरा कदम वहां सेंसिटिव जो है सीमा से जैसे जम्मू से हटा देना और ऐसे जगह पर लेना और फिर म्यांमार के ऊपर दबाव डाल करके बिल्कुल यहाँ पर शिनाख्त करना जरूरी है कि आखिर कौन जो है यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो वैध तौर पर रह रहे हैं, कौन अवैध तौर पर रह रहे हैं, उसके बाद आगे का फैसला करना जरूरी है। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए।